Hello everyone, how are you? I hope you all are good and safe. Welcome here for online classes. We are going to start with chapter 2 Microorganisms, Friends and Foe, part 2. In our previous video, we have studied about microorganisms, group of microorganisms, bacteria, virus, algae, fungi, protozoa, and where does microorganisms live, and microorganisms and us, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हैं और हार्मफुल हैं, ये सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था. तो सो टुडे टॉपिक इज़ मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. क्लियर? प्रीवियस हमने यूजेस के बारे में पढ़ा था, फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टडी किया था, कर्ड फॉर्मेशन, बेकरी इंडस्ट्रीज, कमर्शियल ऑर्गेनिजम्स. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics, tablets, capsules or injections such as a penicillin. जब भी आप बीमार हो जाते हो, ये डॉक्टर्स के पास जाते हो, लाइक आपको जैसे वायरल फीवर हो गया, फीवर आया आपको, आप डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स आपको एक तो फीवर की मेडिसिन देता है, उसके साथ साथ आपको कुछ और टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस वगैरह भी देता है. ये जो टैबलेट्स आपकी होती हैं, ये सभी जो टैबलेट्स होती हैं ये एंटीबायोटिक्स होती हैं. तो डॉक्टर्स आपसे बोलता है ये एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स हैं. जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं पेनिसिलिन. तो ये जो एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स होती हैं, तो मेन फर्स्ट हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स होती क्या है? तो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स दैट कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन्स होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर सकती हैं. जो भी आपके डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से हम बीमार हुए होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल और स्टॉप करने में हम यूज़ करते हैं. तो दीज मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स में हम एग्जांपल्स में ले सकते हैं आपका पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन, एथ्रोमाइसिन. ये सभी जो एग्जांपल्स हैं ये आपके एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल्स हैं. जैसे हेयर द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये जो मेडिसिन्स होती हैं इनका जो सोर्स होता है, इनको एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर कैसे की जाती है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही प्रिपेयर की जाती हैं एंटीबायोटिक्स. ठीक है? तो द मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स किल और स्टॉप्स, या द मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. एग्जाम्पल्स में आप स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन, ये सब भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. ये जो एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन्स थी इनकी डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1929 में. जब वो रिसर्च कर रहे थे डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज़ के ऊपर, जब वो रिसर्च कर रहे थे तो सडनली वन डे वो सरप्राइज हो जाते हैं. वो देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं उनके पास ग्रीन मोल्ड होते हैं, स्पोर्स फॉर्मेशन हो जाता है. जो बैक्टीरियाज होते हैं वहाँ पर ग्रीन मोल्ड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके स्पोर्स उनको फाउंड होते हैं, और वो देखते हैं उनके ग्रोथ होने से जो अदर बैक्टीरियाज थे वो किल हो जाते हैं और उनकी जो ग्रोथ होती है वो भी स्टॉप हो जाती है. तो इस तरीके से उन्होंने जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर की थी जिसको नाम दिया गया था पेनिसिलिन, प्रिपेयर की गई थी. क्लियर? तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं आपकी? एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल पेनिसिलिन. तो पेनिसिलिन इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स विच इज़ डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929. क्लियर? ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं कॉमनली ये प्रिपेयर की जाती हैं फ्रॉम द बैक्टीरियाज एंड फंजाई. ये इनको मतलब हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स
के प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं, ये कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब सभी बैक्टीरियाज या सभी हम फंजाई से हम मेडिसिन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। कुछ सर्टेन बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जिनकी हेल्प से हम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करते हैं। क्लियर? और ये जो होती हैं ये काफ़ी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं, जो क्योंकि जो भी डिसीज़ अगर हम सिक फील करते हैं तो डिसीज़ कॉजिंग क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, वायरस है, इन्हीं की वजह से हम बीमार होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये हमारे ह्यूमन बॉडी को ये सिक कर देते हैं। तो इन्हीं की वजह से जो बीमारियां होती हैं तो उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेस डिसीज़। क्लियर? तो इस वजह से और इन बीमारियों को स्टॉप करने के लिए हम किन मेडिसिन का यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ द लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबल इन्फेक्शन इन द एनिमल्स। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट्स एंड प्लांट डिसीजेस। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इनको ह्यूमंस के लिए तो हेल्पफुल है ही है, ह्यूमंस के साथ साथ ये एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी हेल्पफुल होती है। जो ह्यूमंस और प्लांट्स में और एनिमल्स में जो माइक्रोबल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जो माइक्रोब्स की वजह से जो डिसीज़ क्रिएट हो जाती है, उन डिसीज़ को स्टॉप्स करने के काम आती है। अब पोल्ट्री फार्म्स वगैरह जो हमने अभी अपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, तो एनिमल हस्बेंड्री में हम एनिमल्स की टेक केयर करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो जब एनिमल्स की हम लार्ज स्केल में टेक केयर करते हैं तो उनको हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना पड़ता है। तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए जो हम उनको फीड कराते हैं, जो हम फूड उनको खाने के लिए देते हैं, उस फूड में हम एंटीबायोटिक्स को मिक्स कर देते हैं। और एंटीबायोटिक्स को मिक्स करने से क्या होता है कि ये जो पोल्ट्री फार्म्स होती हैं या लाइव स्टॉक्स हैं आपके, जहाँ पे भी लार्ज गैदरिंग है एनिमल्स की, तो वहाँ पर वो एनिमल्स को किसी भी माइक्रोबल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। यही सेम हम प्लांट्स के लिए भी करते हैं। प्लांट्स को भी हमें जब जो डिसीज़ हो जाती है, प्लांट्स में भी जो डिसीज़ होती है उनको कंट्रोल करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स का यूज़ किया जाता है। बट एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन्स होती हैं ये हमारे लिए हेल्पफुल तो हैं, बट कब हमको इनको लेना चाहिए, मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी फॉलोड वाइल टेकिंग द एंटीबायोटिक्स एंड वाई। मतलब हमको एंटीबायोटिक्स लेने से पहले क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए और हमें क्यों मतलब ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। बिकॉज antibiotics should be taken only the advice of the doctor and must complete the course of the doctor prescribed। ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं हमको खुद से नहीं लेनी चाहिए। ये जब भी हम इनको लेते हैं तो ये कंफर्म होना चाहिए कि डॉक्टर जो है वो उसने हमें एडवाइस किया हो या उसने हमें प्रेस्क्राइब किया हो इन एंटीबायोटिक्स को लेने के लिए। और जब भी हम एंटीबायोटिक्स को लेते हैं तो इनका एक कोर्स होता है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जितने भी डेज़ का ये कोर्स होता है तो वो हमको कोर्स फुलफिल करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। क्लियर? तो एंटीबायोटिक्स आपको ऐसे ही नहीं लेनी है कि एंटीबायोटिक्स अच्छी होती है, अगर हमको कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो हम एंटीबायोटिक्स को ले रहे हैं खुद से ही। तो जब तक डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब नहीं करता है तब तक हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, और एंटीबायोटिक्स लेने के साथ साथ उसका एक कंप्लीट कोर्स करना भी नेसेसरी होता है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम वैक्सीन। वैक्सीन, तो व्हाट इज़ वैक्सीन? वैक्सीन्स आर द वीकेंड और डेड डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स डेट आर इंजेक्टेड इन आवर बॉडी। जो वैक्सीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वीकेंड और डेड डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, जिनकी वजह से जो बीमारियां हो जाती है वो माइक्रोब्स होते हैं, और उन माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है, इंजेक्ट करने से क्या होता है, इनका जो प्रोटेक्शन होता है ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? चलिए अभी और क्लियर हो जाएगा। व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। तो नॉर्मली जब हमने देखा होगा कि जैसे हमें कोल्ड हो जाता है तो बोलते हैं 2-3 डेज़ में अपने आप ठीक हो जाता है। ज़्यादा अगर हमें नॉर्मल कोल्ड कफ हुआ है तो हमें नॉर्मल ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपनी कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं उनके थ्रू हम उन चीज़ों से अपनी जो डिसीज़ होती है हम नॉर्मली उनको ठीक कर सकते हैं। लाइक हम तुलसी टी लेते हैं कोल्ड में। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी होती है हमारी अंदर की पावर, जिससे जो हमारी जो बॉडी होती है इसमें WBC होती हैं, हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो किसी भी प्रकार जो आपके
कोई भी जो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे फाइट करती है हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए, हमारी बॉडी को बचा के रखने के लिए उनसे फाइट करती है। कोई भी अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी पावर होती है, वो इम्यूनिटी पावर क्या करती है, हमारी बॉडी को सेव करने के लिए जो कॉजिंग बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स हैं उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देती है। अब वो फाइट कैसे करती है, वो उसका फाइट करने में क्या होता है, वो हमारी जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है। एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने से क्या होता है, ये जो जितने भी हमारी बॉडी में डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर करते हैं, इन माइक्रोब्स को एंटीबॉडीज़ किल करती हैं और इनकी ग्रोथ को स्टॉप करती हैं। तो ये तो हो गया आपका वैक्सीन का। तो द बॉडीज आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर अगेंस्ट, और फिर हमारी बॉडी उसको याद भी रखती है कि अगर ये सेम बैक्टीरिया हमारी बॉडी में दोबारा एंटर कर जाएगा तो फिर हमको किस तरीके से इससे फाइट करना है। क्लियर? तो आजकल जो डिसीज़ चल रही है कोविड-19, तो उसमें सबसे मेन रीज़न क्या आ रहा है कि जो हमारी बॉडी है उसके लिए ये अननोन माइक्रोब है, एक अननोन वायरस है जिसकी वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। और अभी तक इसका मतलब कोई वैक्सीन भी तैयार नहीं है। आपने नेम सुना होगा ना, वैक्सीन नहीं प्रिपेयर हो रही है इसकी। तो मेन क्या है इसके पीछे रीज़न, तो एक तो हमारी जो बॉडी होती है, जो नोन हमारे जो बैक्टीरियाज है, माइक्रोब्स है, जो हमारी बॉडी को एक बार इन्फेक्टेड कर चुके हैं, तो हमारी बॉडी उनसे फाइट करना, उनसे सेव प्रोटेक्ट करना अपने आप को सीख जाती है। उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ को वो प्रोड्यूस कर देती है और वो एंटीबॉडीज़ उस ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। बट कुछ बैक्टीरियाज या कुछ माइक्रोबल्स, वायरस वगैरह कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर देते हैं, तो हमारी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होती है कि उनसे वो अलोन फाइट कर सके। तो को फाइट करने के लिए और मोर एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें अपनी बॉडी में वैक्सीन्स को इंजेक्ट करवाना पड़ता है। तो ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये क्या करती हैं, फिर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देती हैं और उसमें एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी फॉर द लॉन्ग टाइम टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट एनी अटैक ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में रह सकती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब से बचने के लिए। ठीक है, तो ये जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, पोलियो ड्रॉप्स सभी ने पिए, बचपन में पोलियो ड्रॉप्स पीते थे ना, 5, 6, 7 आई थिंक 5 ईयर्स तक के बच्चों को पिलाई जाती है। तो पोलियो ड्रॉप्स क्या था, पोलियो एक डिसीज़ है। तो जो पोलियो ड्रॉप्स हम लेते हैं वो एज अ वैक्सीन लेते हैं। तो वो पोलियो ड्रॉप्स जब हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं तो हमारे बॉडी के अंदर अगर पोलियो से रिलेटेड कोई भी माइक्रोबल इन्फेक्शन हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो हमारी बॉडी में अगर हमने वो मेडिसिन ले रखी है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करती है और उस माइक्रोब्स को किल कर देती है, जिससे हमारी बॉडी उस डिसीज़ से इन्फेक्टेड नहीं होती है। यही सेम रीज़न होता है जब कोई इन्फेंट बेबी बर्थ होता है, जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद 1 ईयर तक उसको कुछ डॉक्टर्स के प्रेस्क्राइब्ड वैक्सीन्स लगवाए जाते हैं आफ्टर सम टाइम, जैसे 3 मंथ 1 मंथ के अंदर कुछ वैक्सीन्स होते हैं जिनको हम उस बच्चे को मतलब वैक्सीनेशन किया जाता है उस बच्चे का। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें कुछ सर्टेन डिसीज़ेज़ होती हैं उनसे बचाने के लिए उस बेबी की बॉडी में हम एंटीबॉडीज़ को, माइक्रोब्स को इंजेक्ट करवाते हैं, जिससे इन फ्यूचर अगर वो माइक्रोब्स उसकी बॉडी पर अटैक करते हैं तो वो माइक्रोब्स से अपनी बॉडी को सेव कर सके। जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी तो वो उसको सेव कर सकें। अब जो सेवरल डिसीजेज़ होती हैं जैसे लाइक कॉलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सभी जो बीमारियां होती हैं इनको हम वैक्सीनेशन प्रोसेस से हम इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ वैक्सीनेशन प्रोसेस, क्या होता है वैक्सीनेशन। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम पैथोजन्स विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। जो हमारी ये जो प्रोसेस है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जो पैथोजन्स मीन्स माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। और इसमें जो मतलब जो भी मेडिसिन होती है उसको हम थ्रू द वैक्सीन्स इंजेक्शन अपने बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम वैक्सीनेशन प्रोसेस कहते हैं।
ये जो साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, इन्होंने वैक्सीन, सबसे फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर की थी जो डिसीज़ थी स्मॉल पॉक्स डिसीज़ के अगेंस्ट इन 1798 में। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स इन 1798 में। 1798 में एक डिसीज़ थी स्मॉल पॉक्स से, उसकी कोई भी वैक्सीन नहीं मिल रही थी। जैसे लाइक अभी आज की कंडीशन देखते हैं, कोविड-19 की कोई भी हमें वैक्सीन प्रिपेयर नहीं हो पा रही है ना, फाउंड ही नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से जब 1798 में ये डिसीज़ आई थी तो इसकी किसी को वैक्सीन नहीं मिल रही थी। तो फिर ये जो साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, इन्होंने ये वैक्सीन को डिस्कवर किया था। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं। इन आवर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन द इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेस। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिसीजेस? आप लोगों ने चाइल्डहुड में आपको काफ़ी सारे इंजेक्शंस दिए गए थे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी डिसीजेस से। तो आप इसकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि आपको जब आप छोटे थे, 1 मंथ के, 2 मंथ्स के थे, तो आपको कौन कौन से इंजेक्शंस आपको दिए गए थे, कौन कौन से वैक्सीन आपके लिए आपकी बॉडी में इंजेक्ट हुए थे। क्लियर? तो ये तो हमारा एक एक्टिविटी हो गई जो हम उसको खुद से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रंस अगेंस्ट दिस डिसीज। नेसेसरी वैक्सीन्स आर द अवेलेबल इन द नियर बाय द हॉस्पिटल्स। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम सभी बच्चों को उन डिसीज़ से प्रोटेक्ट करें, और ये भी ज़रूरी है कि ये जो वैक्सीन्स हैं उनसे, उन डिसीज़ से रिलेटेड जो भी वैक्सीन्स होते हैं वो हमारे नियर बाय जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। Clear? You might have seen the advertisement on the TV and newspaper regarding the protection of the children against the polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to the children are actually a vaccine. तो आप लोगों ने टीवी पे भी अगर देखा होगा, अमिताभ बच्चन जो एक्टर है, उनका ऐड आता था पोलियो ड्रॉप्स के बारे में। तो एक पल्स पोलियो प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था। इस पल्स पोलियो प्रोग्राम्स में क्या होता था, वो गवर्नमेंट्स के कुछ लोग आते थे और आपके डोर टू डोर जो भी आपके घर में छोटे बच्चे होते थे उनको वो पोलियो ड्रॉप्स देकर जाते थे। ये जो पोलियो ड्रॉप्स हो गई, आपको भी याद होगा, अगर बचपन में आप लोगों ने भी ली ही होंगी ऑब्वियसली सभी ने। तो ये जो पोलियो ड्रॉप्स होती थी ये घर पे आके आपको डोर टू डोर जाके ये लोग देते थे। तो ये जो पोलियो ड्रॉप्स है एक्चुअल में एक क्या है, वैक्सीन है ये। Clear? A worldwide campaigning against the smallpox has finally led to the eradication for the most part in the world. ये जो कैंपेनिंग की गई थी स्मॉल पॉक्स के लिए, तो एक वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे कंट्री में ये कैंपेनिंग की गई थी। तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि किसी भी अगर कोई ऐसी डिसीज़ है जो ख़त्म नहीं हो पा रही है, जैसे अब ये वाली जो डिसीज़ इस समय स्पेयर्ड है, तो इसके लिए अगर कोई वैक्सीन हमने फाउंड कर ली तो उस वैक्सीन को फिर डोर टू डोर जाकर इसी तरीके से, जैसे पोलियो प्रोग्राम था, पल्स पोलियो प्रोग्राम, उसी की तरीके से हमको इस एक प्रोग्राम रन करना पड़ेगा जिसमें डोर टू डोर जाकर हर पर्सन को वो देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उनकी बॉडी में उसके एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाएंगी और फिर इस डिसीज़ का हमारी बॉडीज़ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्लियर? और इसी तरीके से कुछ डिसीज़ेज़ होती हैं जिनके लिए हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमंस भी और एनिमल्स को भी, इनसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में किस तरीके से हेल्प करते हैं। इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज़ करता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में इनके बारे में पढ़ा था, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, तो और इन डिटेल हम इस चैप्टर में इसकी स्टडी करेंगे। ऐसे some bacteria and the blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with the nitrogen and increase its fertility. तो देखिए कुछ हमारी जो सॉइल होती है, कुछ प्लांट्स मैंने जैसे बताया था लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की भी नीड होती है, पर जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में तो प्रेजेंट है। तो व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर, 78% नाइट्रोजन है ना उसमें। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है, बट सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जैसे सॉइल में नाइट्रोजन, जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को टेक नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उनको नाइट्रोजन को यूज़ करने के लिए उनको नाइट्रोजन
को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना नेसेसरी होता है। नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सम बैक्टीरियाज होते हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। क्लियर। तो ये क्या होता है कि नाइट्रोजन जब सॉइल में मिक्स हो जाती है तो सॉइल इनरिच हो जाती है नाइट्रोजन से, और जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में पार्ट लेते हैं, इनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्लियर। तो फिगर नंबर 2.7 द नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी आपको शो हो रही है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं, तो इस तरीके से ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। जैसा कि हमने अभी इसी में मैंने आपको बताया था और फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारा मैन्यूर बनाने में हेल्प करते हैं। मैन्यूर, ह्यूमस, जितना भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है लाइक वेजिटेबल्स पील्स और फ्रूट पील्स और काउ डंग, ये जितना भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट आता है, एनिमल रिलेटेड वेस्ट या प्लांट रिलेटेड वेस्ट, इस वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द मैन्यूर। तो इस तरीके से ये एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। जैसे भूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डन मेकिंग मैन्योर। जो भूजो और पहेली थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो गार्डनर था उनके स्कूल का वो मैन्योर का प्रिपरेशन कर रहा था। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्ट वेस्टेज ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन। तो उन्होंने क्या किया, उनके फ्रेंड्स ने सबने मिलकर वेस्ट जो था, प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जितने भी मतलब गार्डन में था और जो नियर बाई हाउसेज से जो वेस्ट निकलता है, डेली घरों से भी तो वेस्ट निकलता है ना हमारा, उस सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को उन्होंने कलेक्ट किया। दे पुट दैम इनटू द पिट मींट फॉर द वेस्ट डिस्पोजल। और एक पिट मतलब उन्होंने एक गड्ढा कर रखा था, उस पिट में उसको वो फिल करते गए, जो मतलब वेस्ट डिस्पोजल के लिए उन्होंने बना रखा था। आफ्टर सम टाइम फिर उसको वो सॉइल से कवर्ड कर देते हैं, और आफ्टर सम टाइम 2, 3 या 4 डेज़ के बाद इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसको वो कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं, उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है इसको हम मैन्योर कहते हैं। क्लियर। तो आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। भूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ इट दिस हैपन। और भूजो और पहेली मतलब जानना चाहते थे कैसे हुआ था। ये हमने 6th क्लास में मैन्योर, वर्मी कंपोस्टिंग और कंपोस्टिंग हमने मेथड पढ़ा था ना, तो उसमें भी सेम था। एक पिट लेते हैं, उसमें इसको हम सारे वेस्ट को डाल देते हैं और फिर इसमें हम माइक्रोब्स की हेल्प से या फिर हम रेड वर्म्स की हेल्प से उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन द मैन्योर। क्लियर। तो इस तरीके से ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। अब ये तो हमने अब वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी जगह एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर हम खुद तो वर्क नहीं कर सकते, हम क्लीनिंग नहीं कर सकते। वहाँ पे काफ़ी सारे एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट कलेक्ट होता है। अब वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो कलेक्ट हो रहा है, अगर वो डिकम्पोज नहीं होगा तो उसका कलेक्शन डे बाई डे इंक्रीज़ होता जाएगा और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, ये जो वेस्ट कलेक्ट होता है वहाँ उस वेस्ट को का डिकम्पोजिशन करना स्टार्ट कर देते हैं। डिकम्पोजिशन स्टार्ट करके उसको वो मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जब सॉइल में मैन्योर ऐड करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन हो जाता है, वो भी पॉल्यूटेड होने से बच जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, हमारा टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए किस तरीके से हार्मफुल है। हार्मफुल में अभी जैसे हमने जितनी भी डिसीज़ के बारे में हमने स्टडी किया था, जो हमने अभी एंटीबॉडीज़
कि मैं पढ़ा था, एंटीबायोटिक्स में पढ़ा, जो माइक्रोबल डिसीज़ेज़ होती हैं वो हमें किसकी वजह से होती हैं, जो डिसीज़ेज़ हो रही हैं माइक्रोब्स की वजह से। तो ये माइक्रोब्स हमारे लिए जो यूज़फुल भी थे, तो कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। तो उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे फर्दर। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके।